गांव में मदनलाल नामक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मदनलाल के पिता का गांव में एक खेत था जिसमें वह खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते थे। इस समय तक मदनलाल कोई काम नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी था। उसे खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पिता अक्सर ही उसे कहते थे कि मेरे साथ खेतों पर चलकर खेती बाड़ी सीख ले, मगर मदनलाल हमेशा ही अपने पिता की बातों को टाल दिया करता था। आखिर ये मदनलाल अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा? हम लोग अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। खेत में काम करना अब मुझसे नहीं होता और ये लड़का है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। कल को इसके अपने बच्चे बड़े होंगे, तब ये कैसे करेगा? हम कब तक इसके साथ रहेंगे? हमारी भी उम्र हो गई है। एक दिन हमें भी ये दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। तब इसका क्या होगा? सही कह रहे हो। अब हमारी उम्र हो गई है, लेकिन मदनलाल अभी भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। उसे समझाना होगा। मुझे इसे किसी न किसी तरह समझाना ही होगा। खेती बाड़ी इसे करनी ही होगी। रामप्रकाश मदनलाल के पास जाकर उससे बात करने का प्रयास करते हैं। बेटा, अब तुम्हें खेती बाड़ी करनी होगी। मुझसे अब खेत में काम नहीं होता। मैं कब तक खेती करूंगा? ये खेत तुम्हारा ही है, तुम्हें ही संभालना होगा। पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं, मुझे ये खेती बाड़ी नहीं करनी। तो फिर बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आखिर तुम्हारा भी तो कोई काम होना चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी। और अभी आप हैं ना, आप ही देख लीजिए। जब मेरा समय आएगा तब मैं देख लूंगा। पिता नाराज होकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं। देख रही हो, तुम्हारा बेटा मेरी एक बात नहीं सुनता। आखिर मैं उसके भले के लिए ही कह रहा हूं। अब मुझे कोई ना कोई कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। देख बेटा, मेरी बात समझ। अब तुझे खेती बाड़ी करनी ही होगी। तू आज ही मेरे साथ खेतों पर चलेगा। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं पिताजी, मैं अभी खेतों पर नहीं जाऊंगा। आपको पता है ना बाहर कितनी कड़ी धूप हो रही है। इतनी कड़ी धूप में मुझसे काम नहीं होता। आपको जाना है तो अकेले जाओ, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। देख बेटा, मेरी बात समझ। अब तुझे खेती बाड़ी करनी ही होगी। तू आज ही मेरे साथ खेतों पर चलेगा। पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं, मुझे ये खेती बाड़ी नहीं करनी। इसलिए कृपया आप बार बार मुझे खेती बाड़ी करने के लिए मत कहा कीजिए। लगता है अब मुझे वह कदम उठाना ही पड़ेगा जो कोई भी पिता नहीं उठाना चाहता। देख बेटा, तुझे अब खेती बाड़ी करनी ही होगी। या तो तू खेत संभाल या इस घर से निकल जा। हाँ हाँ पिताजी, मैं सब समझता हूं। आप तो मुझे रखना ही नहीं चाहते ना। ठीक है, मैं आज ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊंगा। चंदा, अपना सामान बांध लो, हम अभी इस घर से निकल जाएंगे। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं और कहीं कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? अब जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस अब इस घर में नहीं रहना है। पर आप पिताजी की बात तो सुनिए। आखिरकार वह आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिर वह आपके पिता है, आपका बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। अब तुम भी मुझे अपना प्रवचन सुनाना मत शुरू कर देना। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो तुम यहीं पर ही रहो, लेकिन मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रहा हूँ। जी, मैं तो वहीं रहूंगी जहां आप रहोगे।
आपसे ही मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपने ये क्या किया? आपको मदन लाल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है ना वह कितना जिद्दी है। उसे घर से जाने के लिए ना कहिए, उसे रोक लीजिए। नहीं रुक्मणी, अब इस बार नहीं। मेरे बेटे के भविष्य का फैसला मुझे ही करना होगा। चाहे इसके लिए मुझे उसकी आगे कितना भी सख्त क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगा। और तुम बीच में नहीं आओगी। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे आज इतना बिगाड़ दिया है। जी, ऐसा मत करिए, रोक लीजिए उसे। अब तुम चुप रहो। मैं देखता हूं कितने दिन वो अकेले रहकर बिना किसी कामकाज के अपनी बीवी और बच्चों का गुजारा करता है। उसे भी दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। मदनलाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर छोड़कर दूसरे गांव में बस जाता है और वहीं पर छोटा मोटा काम करने लगता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन मदनलाल थका हारा काम करके घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, ये लो, इसमें आलू पूरी और खीर है। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी, तो उन्होंने ये बच्चों के लिए दिया है। की पोटली लेकर किचन में जाती हैं और सबके लिए खाना लगाकर वापस बिस्तर पर बैठ जाती है। चंदा, क्या बात है? आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटी को ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। बेटे के पास स्कूल ड्रेस के लिए जूते नहीं हैं, इसलिए उसे फुटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया। आपको इन सब की क्या चिंता? आपको तो बस सुबह 9 बजे घर से निकल जाना है और रात 8 बजे आकर सो जाना है। बाकी घर की किसी परेशानी से आपको क्या लेना देना? डॉक्टर ने मुझे पिछले महीने दवाइयाँ लिखी थी, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन अब तक आपने दवा भी नहीं दिलवाई। और कभी ध्यान दिया है मेरे चेहरे पर? ये झुर्रियाँ, ये सफ़ेद होते बाल, मैं जवानी में ही बूढ़ी हो गई हूँ। घर में गर्मी से बच्चे तप रहे हैं, एक पुराना कूलर भी नहीं ला पाए आप। मदनलाल बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से 2-4 हो ही रहा था कि घर की दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। मदनलाल उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुआ। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसका चेहरा एक मुरझाए पत्ते के समान दिख रहा था। क्या हुआ? तुम यूं मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? पिताजी आए हैं, उनके सामने कम से कम ऐसा मुंह बनाकर मत जाना। अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। वैसे तो ये शब्द चंदा कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम न के बराबर ही था। चंदा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। कल तक मैं तुम्हारी दवाइयां और बच्चों की जरूरत का सामान जरूर ला दूंगा। अभी पिताजी आए हैं, उनके सामने झगड़ा मत करो। उनके मान सम्मान का ध्यान रखो। कहाँ से लाओगे? भीख मांगकर या खुद को गिरवी रखकर? ये मेरा काम है कि मैं कैसे लाऊंगा। तुम बस शांत हो जाओ, भगवान के लिए अभी चुप हो जाओ। चंदा को भी समझ आ गया कि इस समय बहस से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो धीरे धीरे शांत हो गई और खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। मदनलाल अपने पिताजी के पास जाता है। आइए पिताजी, भीतर आइए। कैसे हैं आप? और माँ कैसी है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और माँ भी तेरी ठीक है। तुझे बहुत याद कर रही थी। उसका बड़ा मन कर रहा था तुझसे मिलने का, मगर अब वह बूढ़ी हो चुकी है ना, तो यहाँ तक नहीं आ सकती। तुम बताओ बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, आप आ गए हैं ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? तुम बहुत परेशान से दिख रहे हो बेटा। क्या बात है, मुझे बताओ।
नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। और बहू कहाँ है? बहू से तो मिला। बस चंदा अभी आ ही रही है। वह आपके कुछ खाने का इंतजाम कर रही है। मदन लाल को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पिताजी उससे पैसे का जिक्र ना करें, क्योंकि उसके पास तो अभी जहर खाने तक के भी पैसे नहीं थे, तो वह अपने पिताजी की ऐसे में कैसे मदद करेगा। चंदा खाने का कुछ सामान लेकर बाहर आती है। पिताजी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, हम सब ठीक है। और माँ कैसी है? तुम्हारी माँ भी ठीक है बेटा, तुम सबको बहुत याद करती है। बेटा पास आओ, यहाँ बैठो अपने पिताजी के पास। इतने साल हो गए थे तुम्हें देखे, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। पिताजी के इतना कहते ही मदन लाल अपने पिताजी के गले लग जाता है। आज बाप बेटों का मिलन कितने सालों बाद हुआ था। ये नज़ारा देखकर चंदा का भी हृदय यह देखकर बहुत आघात हो गया। हे भगवान, इन पिता और बेटे की जोड़ी हमेशा ही यूं बनाए रखना। समय की एक मोड़ ने इन बाप बेटों को अलग कर दिया था। अब समय की इस मोड़ में कुछ ऐसा कर दो, ये दोनों हमेशा साथ रहे। दोनों बाप बेटे मिलकर आधी रात तक ढेरों बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अच्छा बेटा, मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं पिताजी, आप अभी तो आए हैं और आप अभी जाने की बात कर रहे हैं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा, मुझे तो जाना ही होगा। तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, भला उसे मैं अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अब इस बुढ़ापे में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। राम प्रकाश ने इतना कहा ही था कि मदन लाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि पिताजी पैसे मांगने ही वाले हैं। जी पिताजी, कहिए। ये कुछ पैसे हैं, ये हमने तुम्हारे लिए ही जोड़ कर रखे थे। सोचा जब तुम आओगे तब तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारा इंतजार देखते देखते 2 साल बीत गए। फिर ऐसा लगा कि पता नहीं तुमसे मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं, इसलिए मैं ही चला आया। यह सुनकर बेटा हैरान रह गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। तभी पिताजी ने बहू की ओर देखा और बोले, बहू, तुम भी अपना ख्याल रखो, बहुत कमजोर लग रही हो। दवाइयाँ वगैरह समय पर ले लिया करो। बच्चों का भी ध्यान रखो, उनका भी स्वस्थ रहना जरूरी है। चंदा, जो अब तक चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी, यह सुनकर अपने आंसू छिपाते हुए सिर झुका लिया और पिताजी के शब्दों से उसका दिल भर आया। गले लगते ही अचानक उसके पिताजी एक ऋषि देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह देख मदन लाल पीछे हट जाता है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि एक ऋषि हूँ। तुम्हारे पिता रोज मेरे पास आते थे और अपना दुख बताते थे। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। ये पैसे तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे कि कभी उनका बेटा आएगा तो मैं उसे ये पैसे दूंगा। लेकिन 2 साल हो गए, तुमने तो अपने पिताजी की ओर पलट कर देखा भी नहीं, उनका हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं क्या करूं ऋषिदेव जी, वे मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं हैं। उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था, तुम्हारी अपनी जिद और तुम्हारी इस हालत का कारण तुम खुद हो। ये पैसे संभाल कर रखो, और अगर थोड़ी भी दया बची है तो एक बार जाकर अपने पिता से मिल लेना, वरना शायद फिर तुम उनसे मिल भी नहीं पाओगे। क्या हुआ ऋषिदेव जी, मेरे पिताजी ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पिताजी ज्यादा दिन तक जीवित रह सकेंगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। शायद वे कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अपनी आखिरी घड़ियों में
वे सिर्फ तुम्हें याद कर रहे थे। ये पैसे वे खुद तुम्हें देने आना चाहते थे, पर उनकी अब ऐसी हालत नहीं है कि वे चलकर यहाँ आ सकें। इसलिए मेरे जरिए ये तुम्हें भेंट दी है। इनसे तुम अपना जीवन सुधार लेना। मैं चलता हूँ। आशा है अब तुम्हारी बुद्धि खुल गई होगी। ऋषिदेव के इस तरह की बातें सुनकर मदनलाल आहत हो जाता है और अपने परिवार के साथ गांव की ओर चल देता है। मदनलाल गांव पहुंचता है और देखता है कि उसके घर के आगे भीड़ लगी हुई है। भीड़ को हटाकर वह आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके पिताजी सफ़ेद चादर में ढके हुए ज़मीन पर लेटे हुए हैं और पास में उसकी माँ भी है। तू कहाँ था बेटा? तेरे पिताजी तेरा रास्ता देखते देखते दुनिया छोड़ गए और तेरी माताजी ये सदमा सहन नहीं कर सकी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तूने बहुत देर कर दी मदनलाल, तूने बहुत देर कर दी। यह सुनकर मदनलाल फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन अब उन आंसुओं को पोंछने के लिए उसके पिताजी नहीं हैं और न ही उसका दुख सुनने के लिए उसकी माताजी। तभी अंदर से एक व्यक्ति मदनलाल को एक चिट्ठी देता है। यह लो मदन, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी चिट्ठी है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा आए तो उसे यह चिट्ठी दे देना। मदनलाल चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है। बेटा, जब तुम्हें ये चिट्ठी मिले तो शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मैं अपना सारा प्यार इस चिट्ठी में लिख रहा हूं। बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम बस इतना ही चाहते थे कि तुम इस दुनिया और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। कल को अगर हम न रहें तो तुम्हें किसी तरह का दुख ना हो। तुम अपने परिवार और बच्चों को संभालने में सक्षम हो। हम यही चाहते थे, पर शायद हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। बेटा, आशा करता हूं कि अब तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी। ये घर, खेती बाड़ी और सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। तुम ही इसका ध्यान रखना और अपने वंश को आगे बढ़ाना। हमारा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पत्र पढ़ते ही मदनलाल का हृदय बहुत आघात होता है। वह इस पछतावे में रह जाता है कि वह अपने पिताजी से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाया, उनसे माफ़ी नहीं मांग पाया। जीवन के जिस मोड़ पर मदनलाल खड़ा था, उस मोड़ पर सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं बचा था। इस दुनिया में माता पिता से ज़्यादा हमारा भला कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमें हमेशा उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए।